नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। और मैं आपके साथ हूं रत्नेश पांडे और हमारे साथ हैं सुमन कुमार जी। बिहार ब्रेकिंग के ये पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति पर अच्छी पकड़ इनकी है। बात बिहार के विधानसभा चुनाव में होने वाली चर्चाओं पर होगी। दरअसल आपको बताएं कि इन दिनों प्रशांत किशोर की पार्टी जो है जनसुराज, वो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की तरफ बढ़ चुका है। प्रशांत किशोर ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक से बड़े एक खुलासे कर रहे हैं, चुनावी एजेंडा तय कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने ऐलान करना शुरू कर दिया है कि अब विधानसभा में इस बार अपनी ताकत दिखाएंगे। उपचुनाव में चूंकि पार्टी उनकी नई नई गठित हुई थी, अनाउंसमेंट भी नया नया हुआ था, तो थोड़ी बहुत कमियां रही और उन कमियों को सुधारते हुए प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि 243 सीटों पर चुनाव होगा तो अपना कैंडिडेट भी उतारेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट को जिताएंगे भी। इस क्रम में वो एक से बड़े एक धुरंधरों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, ये तस्वीर देखिए। ये प्रशांत किशोर के साथ जो शख्स है वो है सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, जिन्होंने शहाबुद्दीन को मात दिया था और जीत हासिल की थी। मोदी लहर के बाद लगातार सिवान में ओम प्रकाश यादव की लहर थी, लेकिन वक्त के साथ इनका लहर खत्म हो गया और अब 2025 विधानसभा में एक बार फिर अपना किस्मत आजमाने के लिए वो अलग अलग पार्टियों के दरवाजे जो है वो खटखटा रहे हैं। सिवान के समीकरण पर चर्चा करेंगे कि ओम प्रकाश यादव अगर जनसुराजी हो जाते हैं तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। चलिए सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हम दर्शकों से चाहेंगे कि भाई इन्हें ढेर सारा प्यार आप जरूर दीजिएगा। लगातार इनसे अब हम मुखातिब भी होंगे, चर्चाएं विधानसभा पर होगी। जो तस्वीर हमने दिखाया दर्शकों को सुमन जी, ये ओम प्रकाश यादव हैं। आप भली भांति जानते हैं ओम प्रकाश यादव जनसुराजी होने जा रहे हैं। क्या होगा अगर जनसुराजी वो हो जाएंगे तो? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ओम प्रकाश यादव की अगर हम बात करते हैं तो पहले हमको ध्यान रखना होगा कि ओम प्रकाश यादव हैं कौन। जी, ये लोकसभा में जीत कर कब आए? जी बिल्कुल। देखिए, 2014 में जब पूरे देश में मोदी नाम की लहर चल रही थी, उस समय ओम प्रकाश यादव किसी साधारण शख्सियत के परिवार के शख्स को हराकर लोकसभा में नहीं आए थे। वो भी किस सीट से? बिहार की सबसे चर्चित सीट सीवान लोकसभा। बिल्कुल। शहाबुद्दीन की पत्नी को हराकर आप लोकसभा में आ रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। अब रहा सवाल कि जिस प्रकार से 2014 में ओम प्रकाश यादव चुनकर आते हैं, ठीक है ना, भाजपा किसी भी अवसर को छोड़ती नहीं। मजबूत शख्सियत हैं, अब उनको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं मजबूत हूं। देखिए, राजनीति में कुछ बताया नहीं जाता है, राजनीति में करके दिखाया जाता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ओम प्रकाश यादव ने वो चीज दिखा दिया, लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद में भाजपा ने उनको अपना सिंबल दिया, वो फिर से एक बार सांसद बने। लेकिन उसके बाद में परिस्थितियां और सारी चीजें उनके अनुकूल नहीं रही। देखिए, राजनीति में 10 साल का समय आपका कभी बहुत अच्छा होता है, कहा जाता है कि स्वर्णिम काल है, जैसे मोदी जी का चल रहा है। हाँ, लेकिन स्वर्णिम काल जो है रत्नेश जी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता है। तो ओम प्रकाश यादव आप देखेंगे कि 2020 में ओम प्रकाश यादव हालांकि बहुत बड़े अंतर से नहीं हारते हैं, मामूली अंतर से ही हारते हैं, लेकिन हार तो हार होती है। आप विधानसभा के चुनाव में हार जाते हैं। उसके बाद में अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, सवाल है कि ओम प्रकाश यादव जनसुराज में जा क्यों रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। जी जी जी। तो सवाल है कि पिछले बार का जो एनडीए का गठबंधन था, उस एनडीए गठबंधन में एक नए दल का और आप कह सकते हैं बड़े नाम का प्रवेश हो गया। बड़ा नाम कौन है? चिराग पासवान, लोजपा रामविलास। तो देखिए, लोजपा रामविलास चिराग जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन में आए हैं, तो कई ऐसी सीटें होंगी जिन पर अदलैन बदलैन होगा। रत्नेश जी याद करिए, 2015 में नीतीश कुमार कितनी सीटों पर लड़े थे? 100 सीटों पर ना। 100 सीटों पर, बिल्कुल। हाँ, उनको अपनी कई जीती हुई सीटों को त्यागना पड़ा था। लोग बड़े असंतुष्ट हुए थे उस समय। जी। उसी प्रकार का खेला रत्नेश जी, मैं आपको बता रहा हूं, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, जितने भी राजनीतिज्ञ लोग हैं, जितने भी पत्रकार साथी हैं, या जो आम आवाम है जो बिहार की राजनीति पर पकड़ रखना चाहती है, नजर रखना चाहती है,
बहुत अभूतपूर्व चुनाव होने वाला है। क्योंकि देखिए ये चुनाव जो है लालू और नीतीश से अब आगे की गाथा लिखेगा। बिल्कुल। इसमें कई कई चेहरे हैं, सामने आ चुके हैं, कई नए चेहरे हैं जिन पर मतलब बिहार की जनता एक तरीके से कहे कि उनको देखना चाहती है कि भविष्य के तौर पर प्रशांत किशोर हो गए, चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, इसके अलावा भी कई चेहरे जो मतलब चाहते हैं कि लोग आगे बढ़े, इनको लेकर के चला जाए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है रत्नेश जी की आप देखिए उम्र भी तो एक महत्वपूर्ण पड़ाव है ना। आप देखिए नीतीश कुमार और लालू यादव अपनी राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं, जहां तक मेरी समझ है। जी। मैं समझता हूं कि जनता भी इस बात से सहमत होगी कि राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं और बिहार का जो इतिहास लिखा जाएगा, बिहार का जो अगला समय आने वाला है भविष्य का, वो बिल्कुल अब एक नई दिशा और दशा में चला जाएगा। जी। तो अब सवाल है कि अब इस स्थिति में हम लोग बात करते हैं ओम प्रकाश यादव की। आखिरकार क्या है ओम प्रकाश यादव, देखिए सूत्रों के हवाले से खबर है, आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा, आप भी भाई सिवान के ही रहने वाले हैं, तो सिवान की बातें आपसे ज्यादा तो हम भी नहीं समझ पाए। बिल्कुल। तो सिवान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, देखिए सिवान में एक बड़े चर्चित सांसद हैं, चर्चित उनके पति भी हैं। अब चर्चित कैसे हैं भाई हम जनता पर छोड़ते हैं जी। पुराना नाम है, हाँ माले से भी जुड़े हुए हैं जी। तो उन लोगों को लाने की चर्चा हो रही। तो अब अगर सीट जिस पर बीजेपी लगातार चुनाव लड़ती थी, वहां से अगर जदयू को टिकट मिल जाता है या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलता है, सवाल है कुशवाहा लाना है। बात समझिए, बिल्कुल कुशवाहा को लाना है। नहीं कुशवाहा लाइएगा तो 2024 मगध शाहबाद साफ। इस बार बिहार को साफ होने से बचाना है। बिल्कुल। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो सांसद है, उनके पति हैं रमेश सिंह कुशवाहा जी, उनकी चर्चा है कि जेडीयू से वो सिवान में लड़ सकते हैं जी। बिल्कुल। पहले वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के, पहले जब दूसरा पार्टी था उनका जी। नया गठन हुआ तो उनको बुला लिया गया, जेडीयू में शामिल करा लिया गया, विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया जाता है और अब चर्चा है कि उनके पति जेडीयू से चुनाव वहां पे लड़ेंगे और इस वजह से ओम प्रकाश यादव की नाराजगी बढ़ी है और वो जाके प्रशांत किशोर से मिलते हैं। चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि जनसुराजी ओम प्रकाश यादव होने वाले हैं। तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी की कई सोची समझी साजिश तो नहीं है, जिसकी चर्चा हम लगातार करते भी आए हैं कि जेडीयू की सीट पर बीजेपी प्रशांत किशोर को इस बार उतारेगी चिराग पासवान की जगह पर। तो ये एक पैटर्न चल रहा है क्या प्रशांत किशोर का ऐसा? देखिए मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार से आप देखेंगे सिवान लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिन 3 सीटों पर जदयू पिछली बार चुनाव लड़ी थी और 3 सीटों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा। जदयू तीनों सीट अपना हार चुकी थी जी। भाजपा एकमात्र सीट जीती थी। आप सभी को ध्यान होगा दरौंदा विधानसभा का करणजीत सिंह और व्यास सिंह जीते थे। उसके अलावा आरजेडी वहां की 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा करता है और माले का 2 सीटों पर कब्जा रहता है। देखिए हमने शुरू में बोला, आप जब किसी एक व्यक्ति विशेष को किसी एक विधानसभा क्षेत्र से उतारते हैं, जब किसी एक जाति को वहां स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो उस बात केवल उस विधानसभा सीट तक ही नहीं रहती है, बात वहां से आगे निकलती है। आपको देखिए उसका बहुत बड़ा संदेश देना होता है। देखिए केवल उस एक सीट से प्रभाव सिवान पर ही नहीं पूरे बिहार पर पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैं बार बार अपने दर्शकों को बताता हूं कि 2024 लोकसभा चुनाव में कुशवाहा कार्ड महागठबंधन ने खेला और जिसका भुगतान आपने देखा होगा, चर्चा हो गई कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने की बात हो गई, पवन सिंह खड़े हो गए, पूरा का पूरा शाहबाद खत्म हो गया, मांझी जी ने थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली गया। तो चर्चा का बाजार गर्म है कि इस बार महागठबंधन भी करीबन 30 सीट, अब उसमें 2-4 सीट ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा। ये समझना होगा। देखिए पिछले 35 साल से बिहार पर राज कौन कर रहा है? यादव समाज के लालू यादव हो गए, राबड़ी जी हो गई और कुर्मी समाज से हो गए आपको नीतीश कुमार। तो कुशवाहा समाज ये सोच रहा है कि कुर्मी समाज से ज्यादा बड़ी आबादी हमारी है। त्रिवेणी संघ याद करिए आजादी के पहले बना था, तो त्रिवेणी संघ के 2 लोगों को तो फायदा मिल गया। फायदा मिल गया मतलब क्या, सत्ता प्राप्त हो गया ना, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नाम आपका लिखा गया। लेकिन अभी तक कुशवाहा समाज उस सुख से, उस सत्ता स्वाद से परिचित नहीं है और इसकी टीस कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज के अंदर में है। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा कुशवाहा समाज चाह रहा है, संगठित हो रहा है और अपनी ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी के लिए बेचैन।
तो ये जो 6 सीटें हैं, मैं चाहूंगा कि एक एक बार इन सभी सीटों पर चर्चा कर लिया जाए कि क्या ओम प्रकाश यादव अगर जनसुराजी होंगे तो इन सीटों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सिवान में जेडीयू को खत्म करने के लिए, जेडीयू को डैमेज करने के लिए प्रशांत किशोर आगे रख रहे हैं। मुझे लगता है कि एक सीट पर चर्चा कर लेनी चाहिए एक एक बार। सबसे पहले हम लोग रघुनाथपुर से चर्चा शुरू करते हैं। रघुनाथपुर में हरिशंकर यादव हैं आरजेडी से, जो विधायक हैं। 67,757 वोट इनको मिले। मनोज सिंह पिछली बार ये एलजेपी से लड़ के गए, जो अब बीजेपी में पुनः शामिल हो चुके हैं। ये दूसरे नंबर पर थे राजेश्वर चौहान जेडीयू से, ये 26,162। तो ये जो तीनों हैं, इसमें आप देखिएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी दूसरे नंबर पर है। तो मुझे लगता है कि अगर ये सीट भी जेडीयू के खाते में जाएगी तो हो सकता है मनोज सिंह भी जनसुराजी हो जाए, फिर उतरे वो। बिल्कुल, देखिए रत्नेश आपने बहुत बड़ी बात कह दी। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये जो राजनेता है ना, ये हमारी और आपकी सेवा करने के लिए राजनीति में नहीं आए, ठीक है ना। यहाँ पर है कि हमको टिकट मिले या न मिले, पार्टी टिकट दे या न दे, दूसरी पार्टी का भी टिकट लेकर हमको सेवा करना है आपका, और जबरदस्ती सेवा करना है। तो ये जो जबरदस्ती सेवा करने वाला जो भाव है, भावना है, ये बड़ा प्रबल है। तो इस कारण से जो है, देखिए अंत समय तक आप देखे होंगे, विगत कई चुनावों को हमने देखा है कि नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक दल बदल होता है और सीटों की अदला बदली हो जाती है। तो ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। मनोज सिंह ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया था। 49,000, मतलब आप मान के चलो कि 50,000 वोट उन्होंने प्राप्त किया था जी। तो ये रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के बाद अब हम आते हैं सिवान सदर पर। अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी से विधायक हैं और पूर्व में जो विधानसभा के स्पीकर थे वो पूर्व में रहे थे। ओम प्रकाश यादव वो चुनाव लड़े उनके साथ, चूंकि दोनों यादव थे तो यादव फैक्टर एमवाई समीकरण जो है वो साधते हुए बीजेपी ने टिकट दिया इनको। सिवान की बात ये है कि यहाँ पे बनिया वोट ज्यादा है, यहाँ पर राजपूत ब्राह्मण जो है वो निर्णायक वोट बैंक होते हैं, कुशवाहा भी है यहाँ पर। इसके अलावा भी मुस्लिम समीकरण देखिए, एमवाई समीकरण को साधने के लिए यहाँ पर पूरा पैतरा आजमाया जाता है। कुशवाहा को इस बार चर्चा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुशवाहा की नाराजगी शाहबाद में हमने देखी, और इस वजह से कुशवाहा, जो रमेश सिंह कुशवाहा है, जो विजय लक्ष्मी जो सांसद है वहां की, उनके पति को चुनाव लड़ाने की चर्चा चल रही है। कुशवाहा के साथ साथ देखिए कोई भी, मतलब मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो कोर वोट बैंक हैं वो एनडीए गठबंधन के साथ किसी भी दल को अगर टिकट दिया जाए तो जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। इस वजह से कुशवाहा को अगर जाएगा, कितनी भी नाराजगी होगी तो देंगे तो जदयू को ही देंगे। ओम प्रकाश यादव अगर आएंगे तो एक वोट कटवा के रूप में इसलिए बन जाएंगे कि जेडीयू से बहुत लोग नाराज हैं, जेडीयू से नीतीश कुमार से बहुत लोग नाराज चल रहे हैं। वहां पर बीजेपी से अगर ओम प्रकाश यादव को जाता तो शायद जीत जाते, क्योंकि अब नहीं आ रहे हैं, जनसुराजी हो जाएंगे, तो हो सकता है कि उनका चांस बने, और नहीं भी बनेगा तो वोट कटवा जरूर बन जाएंगे वो। आपको क्या लगता है? देखिए एक राजनीतिक गलियारों में भी एक चर्चा है कि नीतीश कुमार के पीछे सभी लोग हाथ धोकर पड़े हुए हैं। कहने के लिए तो हम साथ साथ हैं, लेकिन बातें तो नहीं हो रही है। बातें तो हो रही है कि भाई नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं लगातार कई मुद्दों पर कई नेताओं ने, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे वो प्रदेश के हो या प्रदेश के बाहर के नेता हो, किस तरीके से, देखिए नीतीश कुमार को तो साइड करेगा लोग। अब ये कब करता है लोग, ये देखने का विषय होता है। बिल्कुल। तो आपको कमजोर कब किया जा सकता है? जब आपके दल के विधायकों की संख्या कम। देखिए जनसुराज जिस प्रकार से अपने क्रियाकलाप को कर रहा है, चिराग ने जिस प्रकार 2020 में किया, आप मान के चलिए कि आजकल तो वेब सीरीज का जमाना है ना, तो 2020 में जो आपने वेब सीरीज देखा था पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था। 2025 में अभी हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। खिलाड़ी उस समय चिराग पासवान थे, इस बार खिलाड़ी बदल रहा है, कैरेक्टर बदल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, पात्र बदले। सिवान के बाद जीरादेई की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए भी एक बड़ा चाल चला जा सकता है। अमरजीत कुशवाहा है, माले से विधायक है, लगभग 80,000 वोट ये ला चुके हैं यहाँ पर। इसके अलावा कमला सिंह है जो जदयू से पिछली बार लड़े, 43,000 वोट था। और देखिए यहाँ पर विनोद तिवारी जो एलजेपी से है, 7,000 वोट लाए थे। और मुझे लगता है कि मतलब ये बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ वोट तो काट लिया इन्होंने। अगर ये 7,000 जुड़ गया होता जदयू के साथ तो जदयू निकल जाती वहां पर। और सिवान सदर से जीरादेई बिल्कुल पास में है, कुशवाहा यहाँ लड़ेंगे तो कुशवाहा यहाँ पे भी फैक्टर बनेगा। इस वजह से कुशवाहा को उतारा जा रहा है। नहीं, थोड़ा सा असहमति प्रकट करूंगा रत्ने साहब से। अगर जदयू और एलजेपी का पूरा
वोट मिल भी जाता, देखिए मार्जिन बहुत बड़ा था जी बिल्कुल 35,510 वोटों से अमरजीत कुशवाहा जीतते हैं माले के। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ मार्जिन काफी बड़ा था, यानी देखिए यहाँ पर एलजेपी कोई कमाल नहीं कर पाई है बिल्कुल। ठीक है ना। देखिए अमरजीत कुशवाहा माले, देखिए माले मेरा जहां तक अपना समझ है कि जो कैडर बेस्ड अगर वोटर है तो पूरे बिहार में अगर किसी पार्टी के पास सबसे ज्यादा है तो वो बीजेपी और माले। माले देखिए बीजेपी वालों को एसी चाहिए, पंखा चाहिए, माले वालों को भाई आप धूपा में भी खड़ा करा दो, इस 42-43 डिग्री में भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमरजीत कुशवाहा माले के हैं, कुशवाहा कैंडिडेट हैं, बड़ी बात है। वहां पर देखिए महागठबंधन ने ऑलरेडी कुशवाहा कार्ड खेला हुआ है और इस कुशवाहा कार्ड में और एक दो पात्र एक दो विधानसभा क्षेत्र में उस इलाके में बढ़ने ही वाले। तो मैं जहां तक समझता हूं कि कुशवाहा कार्ड, देखिए कुशवाहा समाज देखेगा हमारा कैंडिडेट कौन, जहां उसका कैंडिडेट रहेगा कुशवाहा समाज मेरी जहां तक समझ है उसके साथ वहां चला अटैच होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। दरौली विधानसभा में आते हैं, सतदेव राम है, माले से विधायक है, यहाँ पर 81,000 वोट ये लाए हैं जी। उसके बाद रामायण महाजी हैं बीजेपी से जो 68,948 वोट लाए थे और ये दो कैंडिडेट यहाँ पर जीते। यहाँ पर देखिए बीजेपी के साथ एलजेपी नहीं है विपक्ष में। वहां पे हर जगह पे जहाँ पे जदयू लड़ी थी वहां पर चिराग ने उतारा था। इस बार अगर जदयू, ये तो हालांकि दरौली जदयू की सीट नहीं है और जिताए दरौली में जदयू उतारेगी भी नहीं, तो यहाँ पर जो हो सकता है कि एक बड़ा मतलब मार्जिन हो जाए। बीजेपी से नाराजगी की भी बातचीत कही जाती है कि दरौली में भाजपा से नाराजगी रहती है क्योंकि माले बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर हो सकता है कि माले भी उतरे। इस दरौली के बारे में आप क्या कहिएगा, बताइए। देखिए दरौली जो सीट है सत्यदेव राम माले से विधायक हैं जी और लगातार वहां से जीतते आ रहे हैं। देखिए दरौली जो है सुरक्षित सीट है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर देखिए सुरक्षित सीटों में क्या होता है ना कि वहां ज्यादा आप वोटों का काट छाट नहीं कर सकते हैं, जो है वहां आपकी बाध्यता हो जाती है। आप देखेंगे सुरक्षित सीटें जो हैं ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बन पाती है क्योंकि वहां बहुत सारे समीकरण गौण हो जाते हैं। तो दरौली भी सीट पर कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा या न होगा उसके बारे में अभी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में भी काफी समय है। अच्छा, एक गेम यहाँ पर किया जा सकता है दरौली में, जहां तक मुझे फील हो रहा है बीजेपी ये सीट अपने खाते में ना लेके लोजपा को दे दी ये सीट, तब शायद बड़ा गेम कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए रत्नेश आपने बहुत सही बात बोली है। लोजपा लगातार सुरक्षित सीटों की डिमांड भी कर रही है। लोजपा का कहना है, आपने देखा ना लोकसभा में जमुई समस्तीपुर लिया ना जी फिर से, तो वही चीजें हैं लोजपा चाह रही है और लोजपा को भी ये सीट अगर चली जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी, मैनेज किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दरौदा में आते हैं, ये बीजेपी का अपना सीट है। करणजीत सिंह और ब्यास सिंह उपचुनाव में जीते थे, शानदार प्रदर्शन रहा था इनका, उसके बाद फिर से टिकट मिलता है, ये जीतते हैं। 71,934 वोट ये लाते हैं, इनके विपक्ष में खड़े होते हैं अमरनाथ यादव माले से विधायक और 60,614 वोट ये लाते, 11,000 का मार्जिन रहता है। मुझे लगता है कि दरौदा पे भी बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि करणजीत सिंह और ब्यास सिंह बहुत शानदार उस जगह पे काम करते हैं, लोग भरोसा दिखाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि राजपूत भूमिहार और ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां पर तो कोई मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को छोड़ के कहीं और वोट गिराए। देखिए जहां सवर्णों का वोट ज्यादा रहेगा वहां पर बीजेपी कॉम्प्रोमाइज जल्दी नहीं करने वाली है। तो ये और करणजीत सिंह पुराने भाजपाई है, हालांकि बीच में भटकाव हुआ लेकिन भटकाव का फल भी सुखद ही मिला था, आपको याद ही होगा। और ये भी इसमें तो है ना कि इस बार कविता सिंह और मनोज सिंह, कविता सिंह के जो पति थे अजय सिंह, वो भी तो इनके साथ आ सकते हैं। पिछली बार थोड़ा सा मतलब टेंशन हुआ था कि अजय सिंह को लड़ना है, ब्यास सिंह को लड़ना है, इस वजह से चर्चा हो रही थी कि कहीं अजय सिंह गेम ना कर दे, लेकिन इस बार साथ है तो शायद इस बार लक्ष्य बड़ा है। हाँ, लक्ष्य भी बड़ा है और भाई गठबंधन है, एकजुटता दिखानी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं बढ़िया पे, बच्चा पांडे आरजेडी से यहाँ पर विधायक हैं। श्याम बहादुर सिंह जो जदयू के नचनिया विधायक है, जिनको कहा जाता है चहेते विधायक है, वो जीते थे। तो इस बार जदयू के खाते में सीट जाएगी लेकिन कैंडिडेट कोई और होगा। जी बिल्कुल सही बात बोला। नए कैंडिडेट के लिए इस पर तैयारी करनी होगी बिल्कुल। और बच्चा पांडे जो हैं उनको अभी इस बार नए लोगों से मुकाबला करना पड़ेगा। श्याम बहादुर सिंह, एक तो इनका परफॉर्मेंस भी सही नहीं है, उम्र भी हो गई है और लगातार अपने अजीब गरीब
वो स्थिति नहीं है कि ये जीत पाए। एक बात यहाँ पर है, एक व्यक्ति है, बहुत युवा व्यक्ति हैं, राहुल भाई उनका नाम है, जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। लगातार जदयू के नेताओं से उनकी मुलाकात होती है, चूंकि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो हम देखते हैं, चर्चा भी वो करते हैं कि भाई हो सकता है कि वो यहाँ पर जीते, माफ कीजिएगा, लड़े यहाँ पर जदयू की सीट से। लेकिन जदयू के अलावा भी कई सीटों पर उनकी चर्चा हो रही है, कई पार्टियों से वो लगातार मिल रहे हैं, शीर्ष नेताओं से। तो राहुल भाई की हो सकती है संभावना जेडीयू से बने ना बने अलग बात है, लेकिन वो लगातार मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत हो रही है। अब आते हैं बड़हरिया के अलावा जो है लगभग सभी सीट हमने कवर कर ही लिया, जिसमें हमने देखा कि जदयू बीजेपी 3-3 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें बीजेपी के पास एक सीट है, जदयू के पास एक भी सीट नहीं। तो इस बार सीवान सदर जीतना पड़ेगा ना, क्योंकि सीवान सदर अगर जीतते हैं तो आसपास का क्षेत्र भी शायद उनके पास में आ जाए। क्या लगता है आपको? देखिए, सीवान सदर सीट का तो गणित बिगाड़ने के लिए प्रशांत किशोर खड़े हो ही गए। जिस प्रकार से अमरनाथ यादव की चर्चा है, और हमें लग रहा है कि ओम प्रकाश यादव, माफी चाहूंगा, ओम प्रकाश यादव की चर्चा हो रही है, और जिस प्रकार से उनके साथ प्रशांत किशोर के साथ फोटो आ रहा है, आप मान के चले कि 1-2 दिन के अंदर में ही आज शायद प्रशांत किशोर सीवान भी जाने वाले हैं। तो संभव है कि प्रशांत किशोर की वहां पर अगवानी करें। और लेकिन ये भी एक चर्चा हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कई लोग लिख रहे हैं कि नहीं ज्वाइन करेंगे, नहीं जुड़ेंगे, बीजेपी में ही रहेंगे। अब क्या होता है ये तो एक बात समझिए रत्नेश जी, जब भी ये दल बदल का खेल होता है ना, तो आप देखेंगे कि जो पुराने लोग हैं वो लोग बड़ी बारीकियों से एक एक चीज को देखते हैं, और वो हल्ला करके दल बदल नहीं करते। विधानसभा चुनाव आ रहा है, हर आदमी चाहता है कि अंत तक समय तक अपने पत्ते को सहेज कर रखे और उस हिसाब से बात करे। अमरनाथ यादव को स्पष्ट तौर से मैंने कहा जी, बार बार अमरनाथ यादव बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा। ओम प्रकाश यादव लगातार देख रहे हैं कि वो सीट मेरी गड़बड़ाने वाली है, गठबंधन में दूसरे दलों को मिलने वाला है, कुर्बानी नहीं दूंगा, जनता की सेवा करूंगा, पार्टी बदलूंगा, जनता की सेवा करता रहूंगा। चलिए देखिए, तो प्रशांत किशोर ने एक बड़ा गेम खेलना शुरू कर दिया है। सिवान में ओम प्रकाश यादव को जनसुराजी बनाने की तैयारी चल रही है, और ओम प्रकाश यादव के मार्फत जेडीयू को डैमेज करने की तैयारी चल रही है। तो क्या वोट कटवा बनेंगे ओम प्रकाश यादव, या फिर गेम चेंजर बनेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस चर्चा में इतना ही। ये चर्चाएं आपके चैनल पर लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी राय कमेंट में रखते जाइएगा। धन्यवाद।